साल पूरा करने के उपलक्ष्य में समाजवादी समागम हो रहा है पुणे में 19, 20, 21 सितंबर को। उसमें देश भर से समाजवादी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद हम देश में विकल्प या वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जबकि तमाम प्रांतों में हमारे आंदोलन बहुत मजबूत हैं, समाजवादियों के आंदोलन बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम विभिन्न टुकड़ों में, विभिन्न पार्टियों में, दल के रूप में क्योंकि विभाजित हैं, इसलिए हमारी ताकत इकट्ठा दिखाई नहीं पड़ती है। उसी कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, अपने उन योद्धाओं को, अपने उन समाजवादी योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने 1934 से लेकर के आज तक समाज को सक्रिय बनाने में अपना सतत योगदान किया है। समाजवादी आंदोलन का इतिहास तो लंबा है, पीछे से हम चले हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 17 मई 1934 को जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, वहीं से हम एक सांगठनिक प्रक्रिया की शुरुआत मानते हैं। उसमें जिन जिन लोगों ने योगदान दिया या तब से लेकर के आज तक जो हमारे समाजवादी आंदोलन के योद्धा रहे, हम उनको कड़ी दर कड़ी याद कर रहे हैं। और उसमें खास करके हमें फक्र है कि बनारस उसका केंद्र बिंदु था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी शायद रहेगा। उसी कड़ी में हमने पिछले दिनों याद किया आचार्य नरेंद्र देव को, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता की थी, उस पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, उस बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमने चर्चा किया डॉक्टर संपूर्णानंद का, जिन्होंने समाजवाद को व्याख्यायित करने का, समाजवाद दर्शन को स्थापित करने का और भारतीय संदर्भों में उसको स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। और उन्होंने वेदांतवादी समाजवाद की एक परिकल्पना हमारे सामने लाई। उनका कहना था कि वेदांत, और ख़ास करके वो शंकराचार्य से बहुत प्रभावित थे, तो उनका कहना था शंकराचार्य और वेदांत में छिपा हुआ है समाजवाद के तत्व, और उसी के आधार पर हम भारतीय समाजवाद को व्याख्यायित कर सकते हैं, आगे लेकर के चल सकते हैं। जब वो शंकराचार्य की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, तो उसमें कहीं से भी कर्मकांड नहीं था, कहीं से भी पोंगापंथी नहीं थी। आज हम उसी कड़ी में एक अपने वरिष्ठ महान क्रांतिकारी साथी को याद करने जा रहे हैं, जो सही माने में समाजवादी आंदोलन का जो आइकॉन बना बाद में जाकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो जेल ओट फावड़े का सिद्धांत दिया था, उस पर अगर कोई खरा उतरता है, अगर कोई हमारा साथी खरा है, सोरा आने खड़ा है, तो वो साथी थे हमारे राजनारायण जी। राजनारायण जी जिनका जन्म हमारे बनारस में ही ये गंगापुर में हुआ था, मोतीकोट में एक धनी जमींदार भूमिहार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही जो उनके अंदर लोहियावाद और समाजवाद का बीज अंकुरित हो गया था, वह अंत तक फलता पुष्पित रहा। और जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए, उनकी शिक्षा दीक्षा तो गांव से हुई, उसी विद्यालय से हुई, और ख़ास करके उनका राजनीतिक तेवर निकल के आता है जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए। 1930 में वहाँ वो छात्रों के बीच आए, छात्र नेता के रूप में आए, और वहीं उनकी पहली गिरफ्तारी होती है 1939 में। उस गिरफ्तारी से पहले हम थोड़ा सा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही नजर डालें। समाजवादी लोग किस तरीके से रहते हैं, समाजवादी अपने परिवार के प्रति कैसे रहते हैं, समाज के प्रति कैसे रहते हैं। राजनारायण जी के पास काफ़ी ज़मीनें थी, उनके 4 लड़के थे, भुवनेश्वर, मोहन, ओम प्रकाश और जयप्रकाश जी, 4 लड़के थे। और चारों लड़कों के लालन पालन में, उनके उपयोग में, जबकि इतने बड़े नेता हो गए थे, बाद में स्वास्थ्य मंत्री भी हो गए थे सबको, लेकिन सबके स्वतः विकास के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि अपने तरीके से विकास करो, अपने तरीके से बढ़ो, संघर्ष करो और जीवन में आगे बढ़ो। और उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन, जो लोहिया ने नारा दिया था कि जो जोते बोए उसी का हक हो, तो उसके चलते उनके हिस्से की जितनी ज़मीन थी
वो तो अपने पूरे खानदान की जमीन दे रहे थे, लेकिन बाद में लोगों ने उनके मारपीट के भगाया। वो कहा कि अरे तुम अपना जो चाहे सो करो, हमारी जमीन यहाँ काहे के लिए बर्बाद कर रहे हो। तो अपने हिस्से की जमीन उन्होंने उन सारे लोगों को उस पर मालिकाना हक दे दिया जो लोग उस पर खेती करते थे। तो ये है जो समाजवाद के जो मूल तत्व थे उसको अपनाने वाले साथी राजनारायण का फैमिली बैकग्राउंड इतिहास था। और जब वो 1930 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आते हैं विद्यार्थी के रूप में, विद्यार्थी नेता के रूप में, तो पहली बार 1939 को युद्ध विरोधी प्रदर्शन में उनकी गिरफ्तारी होती है। युद्ध विरोधी प्रदर्शन में उनकी गिरफ्तारी होती है, ब्रिटिश सरकार थी उस समय, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका वो जेल जाते हैं और पहली बार उनकी गिरफ्तारी होती है और 5 साल के लिए उनको जेल हो जाता है, वो जेल चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो आते हैं और 1948 में उनका खास करके उनके समाजवादी आंदोलन, जो माने आंदोलनकारी चरित्र कैसा होता है, अगर वो देखना है तो आप राजनारायण में देख सकते हैं। साने गुरु के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर में दलित प्रवेश का। उसी आधार पर उसकी बहुत चर्चा हुई और उसी तर्ज पर एक तरीके से बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और प्रतिष्ठित मंदिर है, द्वादश लिंगों में उसे माना जाता है, उस मंदिर में हरिजनों का प्रवेश वर्जित था। बाहर एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि हरिजन प्रवेश, दलित प्रवेश वर्जित है। इन्होंने सत्याग्रह किया और भयंकर जम के सत्याग्रह हुआ। पुलिस ने लाठियां बरसाई, लाठियों से लहूलुहान हो गए। अपने ये घटना है 1956 की। ये लहूलुहान हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनका वो व्रत टूटा नहीं, इनका सत्याग्रह टूटा नहीं। वो जो है कि मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। इन्होंने हाथ नहीं उठाया, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमला चाहे जैसा हो, हाथ इन्होंने नहीं उठाया। पुलिस वालों पर संघर्ष नहीं किया, पुलिस वाले इनको पीटते रहे, लहूलुहान रहे, लेकिन इन्होंने हरिजनों का, दलितों का प्रवेश कराया मंदिर में। करा ही नहीं दिया, वह पट्टी भी उखाड़ फेंका, वहां से वो पट्टी भी उन्होंने उखाड़ फेंका और उसके चलते उनको 6 महीने की जेल हुई। 6 महीने की जेल हो गई। फिर उसके बाद घटना आती है 1957 की, 1957 में एक आंदोलन चला कि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उनकी स्मृतियां इतने सम्मानजनक तरीके से क्यों रखी गई है हमारे देश में। तो हमारा बेनिया बाग का बार बार उल्लेख होता है। बनारस में 2 ही मैदान है, टाउन हॉल और बेनिया बाग। दोनों में बड़ी 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 सभाएं, जनसभाएं होती हैं, जिसमें बेनिया बाग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बेनिया बाग में मूर्ति लगी थी, विक्टोरिया रानी की मूर्ति लगी थी। इनका कहना था कि जब राजा चले गए, ब्रिटिशर चले गए, तो उनकी मूर्ति को यहाँ इतना सम्मान क्यों दिया जाता है, ये हमारा अपमान है। और उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने मांग किया इस मूर्ति को हटा लीजिए, इस मूर्ति को हटा दी जाए। लेकिन शासन प्रशासन नहीं माना तो इन्होंने वहां पर आंदोलन किया और उस मूर्ति को हटाने के लिए और चढ़ गए वहां पर। अंत में उन्होंने हल्ला बोल कर दिया 1957 में और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उस मूर्ति को उन्होंने धाराशायी कर दिया और इस तरीके से उन्हें 27 महीने की जेल हुई। उस अभियान में उन्हें 27 महीने की जेल हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो उसके बाद तो आपातकाल में उन्हें 19 महीने की सजा हुई। लेकिन यह एकमात्र ऐसा आदमी था जो कि पराधीन भारत में भी जेल रहा और पराधीन भारत से ज्यादा वो अपने स्वाधीन भारत में जेल में रहा, जेल में बंद रहा। तो लोहिया का वो जो जेल ओट फावड़ा का सिद्धांत है उसको इन्होंने अक्षरशः पालन करते हुए उसका इन्होंने वो किया। सर राजनारायण जी बनारस से चुनाव लड़े। ये होती है समाजवादी तेवर, ये होता है समाजवादी ढंग, बात करने का तरीका, तहजीब। और फिर जाहिर सी बात है चुनाव का जो परिणाम आना था उसमें राजनारायण जी हार गए। तो अब क्या हो, अब उसके बाद जिस चरण सिंह को लेकर के राजनारायण ने पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ दिया और उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और अपने आप को तो
उनका हनुमान घोषित कर दिए राजनारायण जी। राजनारायण जी की और भी बात की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। उनकी तो एक से एक कथा है, जहां कहीं भी होता था, जहां कहीं भी शोषण दमन अत्याचार देखते थे, राजनारायण फैल जाते थे, सड़क पर लेट जाते थे। बनारस में तमाम उसके उदाहरण हैं कि बनारस की सड़कों पर कहां कहां राजनारायण लेटे हैं। शायद इतनी जगह है कि उसको गिनने से भी समय में बहुत लग जाएगा। खैर जो भी हो, फिर उसके बाद राजनारायण जी का मतभेद हुआ उसके चरण सिंह से भी, और अंततः 1984 में, 80 में तो यहाँ हुआ, फिर जो 84 का चुनाव हुआ तो राजनारायण जी बागपत चले गए चुनाव लड़ने के लिए। अपने गुरु, अपने राम को जो उन्होंने रावण घोषित किया और चले गए बागपत चुनाव लड़ने के लिए, और बागपत में चरण सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़े। जाहिर सी बात है, चरण सिंह की लोकप्रियता थी, लेकिन इन्होंने अपना जो उनका मतभेद था, जो उनका दर्द था, उस दर्द को छिपाए नहीं, और अपने मित्र के सामने भी लड़े और अपने गुरु के सामने भी उन्होंने बाकायदे चुनाव लड़ा, और वहां से भी वो हार गए। और फल ये हुआ कि अंततः 1986 में उनकी डेथ हो जाती है। 1986 में 31 दिसंबर 1986 को उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उनकी पूरा इतिहास रहा। हाँ, इसमें एक चीज और है, राजनारायण का अगर पूरा राजनीतिक यात्रा देखी जाए तो निश्चित रूप से उसमें समाजवादी आंदोलन का पूरा गति, सुर, लय, ताल उसमें आपको मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। वो जिस तरीके से पार्टियों का पूरा क्रमबद्ध, अगर क्रमबद्ध विकास हम उसे देखें तो उसमें पूरा का पूरा राजनारायण की उस यात्रा में दिखाई पड़ेगा। राजनारायण जी विद्यार्थी जीवन के बाद जब वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं, या जब 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, तो उसी समय वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं, और 1934 से लेकर के 1948 तक लगातार वो उसमें इंस्पेक्टर पहले होता था, जो कार्यकर्ता होता था, छोटा नेता होता था, उसको इंस्पेक्टर कहा जाता था, तो वो थे। और 1946 में वो जिला सचिव बने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जिला सचिव बने। और फिर उसके बाद जब 1948 में कांग्रेस से अलग होती है ये सोशलिस्ट पार्टी, तो फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से नाम हट करके उसका हो जाता है सोशलिस्ट पार्टी। फिर सोशलिस्ट पार्टी में 1948 से 1952 तक वो सोशलिस्ट पार्टी में थे। इस बीच वो उत्तर प्रदेश के सचिव होते हैं, फिर 1952 से 1955 फिर उस पार्टी में हमें और जो 2-3 पार्टियां मिलती हैं, तो उसके बाद बन जाती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाते हैं। फिर उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी अपना टूट करके फिर आ जाती है। 1956 में सोशलिस्ट पार्टी बनती है, तो 1956 से 64 तक सोशलिस्ट पार्टी बनती है, सोशलिस्ट पार्टी में रहते हैं। फिर उसमें जो और कुछ लोग अपना लोग आकर के मिलते हैं 1964 में, तो ये बन जाती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थे कुछ दिन तक, और 1964 से 1972 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ये महासचिव भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, विभिन्न समयों पर रहे। फिर उसके बाद 1971 से 72 तक अपना उसी बीच में 71 से 72 तक सोशलिस्ट पार्टी फिर अस्तित्व में आती है, और ये अपना सोशलिस्ट पार्टी में आते हैं। फिर 1972 में फिर उसको सोशलिस्ट पार्टी टूटती है और सोशलिस्ट पार्टी लोहिया बनती है, जो 1972 से 74 तक ये सोशलिस्ट पार्टी लोहिया में रहते हैं। फिर उसके बाद 1974 से 1977 तक चरण सिंह वगैरह सब लोग मिला करके बनाते हैं भारतीय लोक दल, तो ये भारतीय लोक दल के नेता हो जाते हैं, उसमें रहते हैं। फिर 1977 में वही जो जनता पार्टी बनती है, जिसमें बीएलडी, जनसंघ, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस हुई, वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मुरारी वगैरह थे, अपना निर्गप्पा वगैरह थे। वो 1977 में जब जनता पार्टी बनती है तो ये जनता पार्टी में चले जाते हैं। 77 से 79 तक, 79 तक जनता पार्टी में रहते हैं। फिर 1979 में वही राजनारायण जी वहां से विद्रोह करते हैं, इस्तीफा देते हैं मंत्रिमंडल से और बाहर निकल आते हैं, और ये बनाते हैं जनता पार्टी सेकुलर, और उसमें फिर बीएलडी और अपने समाजवादी लोगों को अपना जुटा करके ग्रुप इकट्ठा करते हैं, और 79 से 80 तक ये जनता पार्टी सेकुलर में रहते हैं। फिर उसके बाद ये आ जाती है
1981 से 83 तक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी में रहते हैं 1981 से 83 तक। फिर 83 के बाद फिर उसमें विघटन होता है और फिर अपना आ जाते हैं जनता पार्टी को फिर थाम लेते हैं और 1983 से 1984 तक फिर जनता पार्टी में रहते हैं। फिर उसके बाद फिर वहां से निकलते हैं और ये सोशलिस्ट पार्टी फिर नए सिरे से सोशलिस्ट पार्टी से चले सोशलिस्ट पार्टी पर आ गए 1984 से 86 तक, या ये समझिए कि मृत्यु पर्यंत तक ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे और सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी आंदोलन के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन देते रहे। और इस बीच वो आपको हमने बताया कि 1952 से 1962 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी नेता थे और फिर 1966 से 1972 तक और फिर 1974 से 1977 तक 2 टर्म ये राज्यसभा में थे। फिर उसके बाद 1971 का ये चुनाव इंदिरा गांधी से अपना लड़के हारते हैं। फिर 1977 में ये रायबरेली से लड़ते हैं और रायबरेली से चुनाव रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हराते हैं। इंदिरा गांधी को ही नहीं हराते हैं, पूरे देश में सफाई कर देते हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बोनी नहीं होती है। और फिर ये 1980 में फिर बनारस आ जाते हैं, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से हारते हैं, कमलापति से हारते हैं। फिर 84 में जाते हैं ये वहाँ पर अपने हनुमान से वहाँ और वहाँ भी हार जाते हैं। इस तरीके से राजनारायण जी की जीवन यात्रा ऐसे चली, ऐसे राजनीति चली। चर्चा तो बहुत है मुख्य बिंदु, लेकिन आज मैं अंत समय में मैं वर्णन करूंगा कि राजनारायण जी की जो स्थिति है, जिस बेनियाबाग में ऐतिहासिक सभा हुआ करती थी, तमाम ऐतिहासिक सभा हुई है, उसमें इंदिरा गांधी की सभा हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सभा हुई है, संपूर्णानंद को पराजित करने वाली भी सभा बेनियाबाग में हुई है। और उसी सभा से वो जो दक्षिणपंथी ताकतें तमाम धर्म का और तमाम आडंबर का इस्तेमाल करके किसी तरीके से संपूर्णानंद को जिताने में सफल नहीं, जिसका क्षोभ संपूर्णानंद को भी था, जिसकी उम्मीद कमलापति को भी नहीं था, जो उनके सिपा सालार थे, जो उनका पूरा चुनाव देख रहे थे, उनको भी नहीं था। लेकिन रातों रात ऐसा खेल उन्होंने किया उस बेनियाबाग में, जहां पर गांधी की जो अस्थियां आई थी वो भी वहां रखी गई थी, उसका भी एक वहां स्मारक बना हुआ है। और वही उसी बेनियाबाग में और रानी की मूर्ति भी थी, विक्टोरिया रानी की मूर्ति थी, जिसको आंदोलन के तहत राजनारायण ने तोड़ा था। आज भी उसका टीला वहाँ मौजूद है, अब तो शायद इस समय नहीं है। उस पार्क में राजनारायण की आदमकद प्रतिमा लगी है, और उसमें उम्मीद उसमें यही हो रहा था कि यहाँ जब बड़ी सभाएं होंगी तो लोग आएंगे और राजनारायण को याद करेंगे कि यह भी एक बनारस की माटी का लाल था, समाजवाद के लिए प्रेरित, समाजवाद के लिए जीता जागता उसका प्रतिमूर्ति था। लेकिन आज उस बेनियाबाग को व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में बदल दिया गया है। अब वहाँ सभा नहीं हो सकती है, अब वहाँ बच्चे खेल नहीं सकते हैं, वहाँ एक छोटा मोटा पार्क बन गया है और तमाम सार्वजनिक सुविधाओं से उसे लैस कर दिया गया है। मतलब उस बेनियाबाग की ऐतिहासिकता को आज खत्म कर दिया गया है। और वो गांधी का वो जो स्मारक है, जहाँ उनका वो रखा गया था, उनका अस्थि कलश रखा गया था, उसको भी छोटा सा घेर करके एक स्थान बना दिया गया है। वो स्थान बना दिया गया है, घेर करके वहाँ है। और राजनारायण जी को भी एक छोटे से पार्क में उनको सीमित कर दिया गया है। वहाँ आज की तारीख में भी 31 दिसंबर को, खासकर 31 दिसंबर को बनारस के लोग समाजवाद को चाहने वाले, पंडित राजनारायण जी को, नेताजी राजनारायण जी को, लोग बंधु राजनारायण जी को, जायंट किलर राजनारायण जी को लोग हर साल नियमित रूप से 31 दिसंबर को याद करते हैं। और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक लंबी जुटान वहाँ पर सारे, और उनके घर की स्थिति है कि उनके बच्चों को भी शायद ये नहीं पता रहता, नहीं जानकारी रहता है कि वहाँ कुछ ऐसा होता है उनके परिवार से किसी के। आज की तारीख में जब हम अमूमन देखते हैं कि वहाँ पर पारिवारिक परंपरा इतना है कि हर आदमी अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चों, अपनी बीवी के लिए क्या क्या नहीं कर देता है, जिसका निषेध किए थे डॉक्टर लोहिया, निषेध किए थे। तो डॉक्टर लोहिया के उस निषेध के सिद्धांत पर चलते हुए राजनारायण जी ने अपना पूरा जीवन बिताया, पूरा जीवन दिया, समाजवाद के लिए दिया। और वो अंत तक हमेशा
सामान्य तरीके से चलते थे, एक कुबरी लेकर के बैठते थे और जहाँ कहीं भी बैठ जाते थे, जहाँ कहीं दमन शोषण उत्पीड़न देखते थे वहाँ राजनारायण जी बैठ जाते थे। तो आज की तारीख में भी वो राजनारायण जी हमारे लिए मिसाल हैं, समाजवादी आंदोलन की मिसाल हैं, समाजवादी जीवन मूल्य अगर कहीं देखना है तो हमको राजनारायण में हम देख सकते हैं। ऐसी हालत में हम आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि राजनारायण की उस ज्योतिपुंज को लेकर के आगे बढ़ना है। वो मसाल धीमी धीमी न पड़ने पावे और शायद ऐसे ही लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर के, ऐसे ही लोगों के हाथों से की वो मसाल लेकर के आज नौजवानों को बढ़ने की ज़रूरत है, जिसको आगे लेकर के उसी की एक प्रयास की कड़ी में 19, 20, 21 सितंबर को हम पुणे में इकट्ठा हो रहे हैं और देश के तमाम समाजवादी, दुनिया के भी लोग उसमें आएंगे और वहाँ हम एक नई दिशा या यूँ कहिए कि हम इसको मजबूत परंपरा, अपनी जो मजबूत समाजवादी परंपरा है उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकें, उसकी रणनीति क्या हो, उस पर विचार करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे। आपसे भी निवेदन है कि इस आंदोलन के, इस मुहिम में आप हमारा साथ दें, देश के विकास में साथ दें, देश को विकास समाजवादी पथ पर ले चलने में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समाजवाद जिंदाबाद।